अस्सलामुअलैकुम। इट्स डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और मैं हूँ आपके साथ उर्दू वर्जन के एडिशन में लिसनिंग टू वॉइस ऑफ कस्टमर। कस्टमर की आवाज़ को सुनिए। बेसिकली आपको जैसा पता है कि हर फील्ड के अंदर, हर बिज़नेस के अंदर कस्टमर्स तो होते ही हैं और कस्टमर्स जो हैं उनके बगैर बिज़नेस चल नहीं सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कस्टमर्स की बात सुने, कस्टमर्स की कंप्लेन सुने, कस्टमर्स को जानें, कस्टमर्स को पहचानें, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट उन्हें अच्छे तरीके से सोल्ड कर सकें और ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। तो इस मकसद के लिए हमारे पास, हम जब सिक्स सिग्मा की बात करते हैं, किसी भी बिज़नेस की बात करते हैं, तो स्पेसिफिकली सिक्स सिग्मा के डिफ़ाइन फेज़ के ऊपर आपका जो वॉइस ऑफ कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप कस्टमर को, जब तक आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आपको पता नहीं होंगी, आप तब तक अपनी प्रोसेस को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे और तब तक कोई अच्छी प्रोडक्ट बनेगी नहीं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं कि आपके कस्टमर कौन होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे दो टाइप ऑफ कस्टमर हो सकते हैं। एक होते हैं जो आपके मुलाजिम हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपके साथ काम करते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरनल कस्टमर्स। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और आपके साथ होते हैं। इसके अलावा जो होते हैं वो आपके एक्सटर्नल कस्टमर्स होते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके शेयर होल्डर होते हैं, आपके इन्वेस्टर्स होते हैं और इनका आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट होता है और सबसे बड़ी बात कि ये आपकी चीज़ें ख़रीदते हैं और इनको वही चीज़ चाहिए होती है जो इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। तो आपको अपनी प्रोसेस के थ्रू ऐसी चीज़ बनानी है जो मार्केट के अंदर बिक सके और आपका कस्टमर भी हैप्पी हो और आपको पैसे भी उसके वापस आपके हिसाब से मिल सकें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कस्टमर को जानना बहुत ज़रूरी है। अब होता क्या है कि हमारे पास होते हैं इंटरनल कस्टमर, उसके अलावा हमारे पास दरमियान में होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसेस इस जगह पे, उसके अलावा हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल कस्टमर्स। तो जब इंटरनल और जो एक्सटर्नल कस्टमर होते हैं, इसकी बीच की जो प्रोसेसेस होती हैं, इसको हमें इम्प्रूव करना होता है ताकि हम कस्टमर के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट बना सकें। यानी ऐसी प्रोडक्ट बना सकें जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को फुलफ़िल करती है, यानी मुकम्मल करती है। तो सबसे पहले हम कस्टमर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कस्टमर को थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, तो हमारे पास कस्टमर कोई भी ऐसा पर्सन होगा जो आपकी कोई प्रोडक्ट और सर्विस ले रहा होगा। जैसे कि अगर ऑनलाइन ऑर्डर आप कोई प्लेस करते हैं, तो जो ऑनलाइन ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हो, आप कस्टमर हो, जिसे प्लेस कर रहे हो वो ऑर्गेनाइजेशन है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करेगी, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट देगी, तो अगली टाइम भी आप उससे चीज़ खरीदेंगे। अगर वो आपको अच्छी प्रोडक्ट नहीं देगी या आप डिफेक्टिव चीज़ आपको देगी, तो आप अगली टाइम उससे नहीं ख़रीदोगे। इसी तरीके से नॉर्मली जैसे आप किसी भी शॉप के ऊपर जाते हो और आप वहाँ से कोई भी चीज़ ख़रीदते हो, अगर वो आपको अच्छी चीज़ देगा तो नेक्स्ट टाइम आप उसी शॉप को विज़िट करोगे। अगर वो आपको ख़राब चीज़ देगा तो एक तो आप उससे चीज़ भी वापस करके आओगे और दोबारा उसकी शॉप के ऊपर जाओगे भी नहीं। हो सकता है आपकी उसके साथ लड़ाई हो जाए और वो एक्सेप्ट ही ना करे कि आपने ये चीज़ उसने बेची है नहीं। नॉर्मली ये हमारे साथ यही होता है। इस मसले को हल करने के लिए हमारे कुछ रेगुलेटरी कस्टमर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जैसे गवर्नमेंट के इदारे होते हैं, जैसे ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। वो हम क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं? ताकि हम किसी स्टैंडर्ड पे आ सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की कुछ एक स्पेसिफिक वोल्टेज होती है, 220 110। वो किस वजह से होती है? बिकॉज ताकि हमारी चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से कस्टमर्स तक पहुंच सके और ख़राब ना हो। तो हर मार्केट की कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप होती है, उसी के हिसाब से आपके इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स होते हैं। इसके अलावा आपके एक्सटर्नल और इंटरनल कस्टमर्स जो होते हैं उनको आप ग्रुप भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर कोई एक मिल्क प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रही है, तो मिल्क प्रोडक्ट बड़ों की भी होती है और बच्चों की भी होती है। तो बच्चों के जो कस्टमर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे और जो बड़ों की मिल्क प्रोडक्ट के कस्टमर होंगे वो डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से जब बच्चे होते हैं वो चॉकलेट और टॉफ़ीज़ ज़्यादा खाते हैं और जो बड़े होते हैं वो कम खाते हैं। अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि कम खाने का ये मतलब है कि बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, खाते तो बड़े भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ का टॉपिक है कि आपके पास दोनों जो कस्टमर्स होते हैं उन दोनों की मार्केट डिफरेंट होती है। इसके अलावा जो भी चीज़ बनाते हैं मार्केट के अंदर, उसको आपने उसी तरीके से बनाना होता है कि उसकी डिलीवरी टाइम भी कम हो, उसकी कॉस्ट भी कम्पिटिटिव हो आपके बाकी बाकी कंपटीटर्स के साथ, और उसके अंदर डिफेक्ट्स भी कम हो। इसको हम कहते हैं सप्लायर्स के एक्शंस। जो आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या काम करना है? उस ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिटिकल टू क्वालिटी, जो CTD है उसका है क्रिटिकल टू डिलीवरी टाइम। सो CTD को आपको साइकिल टाइम कम हो। जैसे अगर एक एयर कंडीशनर बनने के अंदर 15 दिन लगते हैं,
और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो कि मार्केट की डिमांड है कि 10 दिन में मिले, तो आपके पास जो एयर कंडीशन कंपनियाँ उसको अपनी प्रोसेस इतनी इम्प्रूव करनी है कि 10 दिन में वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक एयर कंडीशनर डिलीवर कर सके। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को ये भी देखना है कि जो एयर कंडीशनर वो बना रही है वो मार्केट के मुताबिक कंपटीटर है, कंपटीशन में है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आप एक एयर कंडीशन जो है 1 लाख रुपए का बना लें और बाकी मार्केट जो है वही एयर कंडीशन 60,000 रुपये में सेल कर रही है, तो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी, आपकी प्रोडक्ट उधर ही रह जाएगी और अल्टीमेटली आपको कॉस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे आएगी और आपको लॉस होगा। इसके अलावा आप ऐसा एयर कंडीशन बनाएंगे जिसके अंदर डिफेक्ट कम हो। अगर आपका एयर कंडीशन जो है वो 50,000 का है, दूसरी कंपनी का भी 50,000 का है, तो अगर आपके एयर कंडीशन में ज़्यादा डिफेक्ट होंगे तो वो क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट या एयर कंडीशन को बाय नहीं करेगा, वो आपकी उसकी बजाय उसको बाय करेगा जिसमें डिफेक्ट्स कम होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन को डिलीवरी टाइम, कॉस्ट और डिफेक्ट्स तीनों के ऊपर काम करना पड़ता है। इसके बाद जो आपके पास कस्टमर होता है उसकी कुछ नीड्स होती हैं, जिस तरीके से मैंने बताया, डिलीवरी, प्राइस और क्वालिटी। अगर जो आप इसका जो गैप हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका साइकिल टाइम, कॉस्ट और डिफेक्ट्स, अगर ये चीज़ कस्टमर की नीड के मुताबिक मैप हो जाती है और कम हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपने मार्केट विन कर लिया। इसमें जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी ज़्यादा आपकी कस्टमर की वैल्यू कम होगी, जितना कम गैप होगा उतनी आपकी कस्टमर की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतनी आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। अब ऐसा नहीं है कि इसको आप किसी भी और सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी में मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कहीं और यूज़ ना कर सकते हो। आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, कोई भी चीज़ सेल कर रहे हो, इवन कि एक नॉर्मल एक दूध का डब्बा भी सेल कर रहे हैं, तो आप इस कस्टमर की वैल्यू या इस मेथड को यूज़ करते हुए अपनी कस्टमर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वॉइस ऑफ कस्टमर आपकी होगी क्या। अब आपकी वॉइस ऑफ कस्टमर दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्पेसिफिक, एक होती है एम्बिगुअस। स्पेसिफिक वो चीज़ होगी जो कस्टमर आपको डायरेक्टली बता दे, जैसे कि यहाँ पे है कि मुझे 3 दिन में एयर कंडीशनर चाहिए, तो अगर 3 दिन वो बता दे एयर कंडीशन, इसका मतलब उसने प्रॉपर आपको टाइम बता दिया। लेकिन अगर वो कहे कि मुझे एयर कंडीशन चाहिए, जल्दी चाहिए, इसका मतलब है कि एम्बिगुअस है, उसने कोई टाइमलाइन नहीं बताई है। अब इसमें ऐसा होगा कि आप 1 हफ्ते में भी डिलीवर कर सकते हो, 1 महीने में भी कर सकते हो, या 2 दिन में भी कर सकते हो, तो इसमें कोई टाइमलाइन डिफाइन नहीं है। तो जो वॉइस ऑफ कस्टमर होती है वो आपकी दोनों चीज़ों पे बेस कर रही होगी कि आपने कस्टमर को किस तरीके से ट्रीट करना है, आपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट किस तरीके से गैदर करनी है, और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट गैदर करने के भी कुछ तरीके होते हैं जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो उन तरीक़ों के ऊपर वर्कआउट करने के लिए आप एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट को भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कस्टमर का डिलीवर फास्ट, जल्दी मुझे वो चीज़ दो, तो आप कस्टमर से पूछ सकते हो कितनी जल्दी। जब कितनी जल्दी की बात करोगे तो वो आपको एक रेंज बता देगा। तो एम्बिगुअस जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपकी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अंदर। तो अब हम ये वॉइस ऑफ कस्टमर कलेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, ये बड़ी ज़रूरी बात है। वॉइस ऑफ कस्टमर कलेक्ट करने के हमारे पास पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास सोर्स ऑफ वॉइस कस्टमर वॉइसेस क्या होंगी, कस्टमर हमें किस किस तरीके से रीच कर सकता है। एक के हम जब प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपका बायर का बिहेवियर कैसा है, ये हमें पता करना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारी प्रोडक्ट से खुश है या ना खुश है। इसके अलावा आप मार्केट में रिसर्च कर सकते हो, आप मार्केट में पता कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट आपकी सेल हो रही है वो मार्केट आपकी किस तरीके से उसके ऊपर रिएक्ट कर रही है। जैसे अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो तो अगर आपके जो आगे रिटेलर्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट को कितना ख़रीद रहे हैं, कितने यूनिट ख़रीद रहे हैं और वो उनकी डिमांड कितनी है, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है। इसी तरीके से कस्टमर अगर कोई ईमेल लिखता है, कोई आपकी फीडबैक सेंड करता है, तो उसको आप किस तरीके से ट्रीट करते हो। आपके इधर कोई ऑर्गेनाइजेशन का फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, आप कोई उनको रिप्रेजेंट करते हो ऑर्गेनाइजेशन को या कस्टमर को डील करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जितने ज़्यादा आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और उतने ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट, इसका मतलब मार्केट के अंदर सेल हो रही है। तो लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनेज करने के लिए आपको ओवरऑल क्वालिटी को लगातार इम्प्रूव करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 50 कॉन्ट्रैक्ट हैं तो इसका मतलब है आपकी 50 प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हैं। इसके अलावा आपके पास इनफॉर्मल और फॉर्मल कुछ ट्रांजैक्शन होती हैं। नॉर्मली होता है कि आपके पास एक कोई पर्सन आया, उसने एक चीज़ आपसे ख़रीद ली, वो इनफॉर्मली आया और आपसे कोई चीज़ खरीद के चला, लेकिन कितनी कंपनियां आपसे, ऑर्गेनाइजेशन आपसे आपकी प्रोडक्ट खरीदनी है, इसको आप कहते हैं फॉर्मल ट्रांजैक्शन। इसके अलावा आउटबाउंड कम्युनिकेशन,
अगर कस्टमर ने आपको कोई चीज़ लिखी है या कस्टमर ने आपसे कोई चीज़ पूछी है तो आप उसको रिप्लाई बैक या गेट बैक करते हो या नहीं। बहुत बुरी होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने कस्टमर की ईमेल का रिप्लाई टाइमली मैनर में नहीं करती हैं और कस्टमर को वापस रीच आउट नहीं करती हैं। इसका मतलब उन्हें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि कस्टमर उनका जो है उनके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। उन्हें सिर्फ अपनी प्रोडक्ट बेचनी होती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को अवॉइड करना चाहिए। अब आपकी टाइप ऑफ वॉइसेस क्या क्या हो सकती हैं। इन सारी सोर्सेज से आपकी जो जनरेट होती हैं वो हो सकती हैं कि कस्टमर आपको शायद कोई कंप्लेन कर रहा हो किसी चीज़ के बारे में, या आपको कम्प्लीमेंट दे रहा हो डैट प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, या आपकी प्रोडक्ट वापस कर रहा है। प्रोडक्ट वापस करनी जो होती है इस इट मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट था और ये बहुत बुरी होती है कि आपकी एक प्रोडक्ट वापस आ गया। लेकिन इसमें अच्छी बात भी होती है कि आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा जो है कि आपकी प्रोडक्ट आपकी सर्विसेज की या प्रोडक्ट की सेल प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, किस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, आइदर इट इज़ फॉर मेल्स या वो आप फीमेल्स को टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशंस कितनी हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशंस मींस ह्यूज लॉस। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं इट मीन्स कि फौरी तौर पे अपने वर्कआउट करें अपनी प्रोसेसेस के ऊपर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करें। इसके अलावा कस्टमर ने आपसे कितनी एक्विजिशंस किए हैं, कस्टमर आपसे कितना लिंक्ड है और कस्टमर फर्दर आपके साथ कितना काम करना चाहता है। फिर कस्टमर ने अपने और कितने लोगों को कहा है कि यार यही वाला एयर कंडीशन ख़रीदना। जैसे कि हम कोई एयर कंडीशन ख़रीद के जाते हैं, अगर हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने रिश्तेदारों को कहते हैं ये वाला एयर कंडीशन अच्छा है, तुम यही ख़रीदना, इसकी सर्विस अच्छी है, इसकी कूलिंग टाइम अच्छा है, इसकी ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है। तो कस्टमर रेफ़र भी बहुत अच्छी बात होती है कि आपके कस्टमर रेफ़र हो रहे हैं, इसका मतलब है आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगी। इसके अलावा आपके पास कितनी सेल कॉल्स आ रही हैं एक महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर या एक क्वार्टर में। तो काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करती हैं अपनी सेल्स क्वार्टरली, बाई एनुअली या ईयरली। तो ये उन्हें ये बताता है कि उनके ऊपर कितने लॉस या बर्डन या कितनी कंप्लेंट्स आई या उनकी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई हैं। तो ये तो हो गई बात कि आपके पास कस्टमर के साथ आपने कम्युनिकेट किस तरीके से करना है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जिसके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन चैट भी है, ईमेल भी है, कॉल्स भी हैं, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप अपना मेथड खुद भी डेवलप कर सकते हैं। अब जब बात करते हैं कि आपने वॉइस ऑफ कस्टमर को सुन लिया तो आपके पास उनसे आप इंफॉर्मेशन किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वॉइस ऑफ कस्टमर जो आपके रिलेटेड हो आपकी प्रोडक्ट हो। तो उसमें 3 चीज़ों में हम फर्दर सोर्सेज ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन को डिवाइड करते हैं कि कस्टमर इन्फॉर्मेशन के तरीके कौन कौन से हैं। पहला आपके पास है इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा, जो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट या मार्केट या रिटर्न या मार्केट शेयर हैं, वो आपको ये बताएंगे कि आपके पास आपकी प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है। इसके अलावा आप इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हो। सेकेंडरी डाटा भी आपके पास होता है, जैसे कि आपको किसी और सोर्स से, सेकंड सोर्स से आपको डाटा मिल गया। कंपटीटर्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं, कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास जो लिसनिंग का एक आपके पास होना चाहिए डिपार्टमेंट। लिसनिंग के डिपार्टमेंट का काम क्या है कि वो आपकी कंप्लेन सुने। आपके पास कस्टमर सेल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। ये ना हो कि आपका फ़ोन बजता रहे और आपकी कंपनी में कोई बंदा फ़ोन ना उठाए। इससे कस्टमर को बहुत बुरा लगता है और वो आपकी प्रोडक्ट दोबारा ख़रीदेगा नहीं। इसके अलावा कुछ सेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये वो लोग हैं जो बेचारे जो हैं गली गलियों में फिरते हैं और जो है आपकी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करते हैं या ऑनलाइन आपकी प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में मैं एक तासुर आपको बता दूं कि जो ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती हैं कि वो कॉल करवाएंगे बाय फीमेल, लड़कियों से कॉल करवाएंगे और वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगी, उनका कॉन्सेप्ट रॉन्ग है। उन लोगों को ये चाहिए वो पहले ये एनालाइज़ तो कर लें कि वो जिस बंदे को कॉल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट ख़रीद सकता है या नहीं। होता मोस्टली क्या है कि कॉल आ जाती है आपको, आप जानते भी नहीं होते, एक अननोन नंबर से कॉल आती है, ना पूछा होता है ना टेक्स्ट किया होता है, और आप उस बंदे को कॉल करते हो तो और कहते हो कि मेरी प्रोडक्ट ख़रीद लो। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी प्रोडक्ट कभी भी नहीं बिकेगी और मोस्ट प्रॉब्ली जो होता है कि वो कस्टमर जो है गुस्सा हो जाएगा और आपका नंबर भी ब्लॉक कर देगा। तो आपको ये करना चाहिए कि सेल रिप्रेजेंटेटिव को आपको कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए। पहले उस बंदे के बारे में, मार्केट के बारे में एनालाइज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर मिला डिक्शनरी में से या डायरेक्टरी में से नंबर उठाया, ये इस कंपनी का ऑनर है, ये ज़रूर हमारी प्रोडक्ट ख़रीद लेगा, ऐसा नहीं होता। तो आपको ये मेथोडोलॉजी भी अपनी चेंज करनी है। इसके अलावा आप बिलिंग आपकी कितनी अच्छी है, अकाउंट रिसीवेबल आपके आ रहे हैं नहीं आ रहे, कलेक्शन हो रही है नहीं, ये सारी चीज़ें आपकी लिस्टिंग पोस्ट से लिंक होती हैं। देन आपके पास कुछ रिसर्च मेथड्स भी होते हैं जो सोर्सेज ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके पास इंटरव्यूज़ आ जाते हैं। आप पुराने कस्टमर से इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं,
सर्वेस कंडक्ट कर सकते हैं। आप फोकस ग्रुप्स का मतलब है कि आप टीम मेंबर या कस्टमर को बुला के कॉन्फ्रेंसेस भी कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट या अपनी बिजनेस प्रोसेसेस के ऊपर। या आपकी सेल बहुत अच्छी होती है तो आप कस्टमर्स को कुछ बेनिफिट दे देते हैं, अपनी टीम को बेनिफिट दे देते हैं। और उसके अलावा ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट जब मार्केट में जाती है, आप खुद अपनी प्रोडक्ट, एक तरीका ये है कंपनी के ऑनर को चाहिए कि वो अपनी प्रोडक्ट जब लॉन्च करता है वो बगैर बताए किसी भी दुकान में चला जाए जो उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, और जाके अपनी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ ले। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केट वर्थ असल में कितनी है। कंपनी में बैठ के, अपनी सीट पे बैठ के आपको कभी ये पता नहीं चलेगा कि आपकी मार्केट की वर्थ कितनी है या आपकी प्रोडक्ट की वर्थ कितनी है। तो मेरा तो यही राय है कि जो ऑनर है उसको कभी भी अपने बिज़नेस डेवलपमेंट या अपने स्टाफ के ऊपर इस हद तक एतमाद नहीं करना चाहिए कि जो वो कह रहे हैं वो सच है। खुद भी मार्केट में जाओ और ख़ुद भी पता करो कि आपकी प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है, क्या लोग उसके बारे में कह रहे हैं और क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए। अब यहाँ तक तो बात होगी कि आपकी वॉइस ऑफ कस्टमर्स के साथ आपने किस तरीके से सुन सकते हो, कौन कौन सी चीज़ें। वॉइस ऑफ कस्टमर कितनी टाइप्स की हो सकती हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइप्स की हो सकती हैं। जो मेरे पास 4 हैं। वॉइस ऑफ कस्टमर तो हमने पढ़ ली कि क्या है। वॉइस ऑफ एसोसिएट है जो आपकी इंटरनल एम्प्लॉयज़ की वॉइस है। इंटरनल एम्प्लॉयज़ की आवाज़ आपको सुननी चाहिए, अपने एम्प्लॉयमेंट स्टाफ को खुश रखना चाहिए, उनकी सैलरी, उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रमोशंस, उनके फीडबैक को सुनना चाहिए। क्योंकि जब वो नाराज़ होंगे तो अल्टीमेटली वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर गलत काम करेंगे और आपकी प्रोडक्ट गलत लॉन्च होगी मार्केट के अंदर, या उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आ जाएगा जिसका एट दी एंड नुकसान आपकी ऑर्गेनाइजेशन को होगा। कस्टमर का क्या है, इंटरनल एम्प्लॉय का क्या है, आप उसे डांटोगे, कुछ और करोगे, वो कोई और नौकरी ढूंढना शुरू कर देगा। इसे देखिए वॉइस ऑफ इन्वेस्टर्स, जिन लोगों ने आपके साथ पैसा लगाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हमेशा सुनना चाहिए, उनको हमेशा टाइम देना चाहिए। इसके अलावा वॉइस ऑफ कस्टमर हमने पढ़ लिया। वॉइस ऑफ प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो उसको बार बार एनालाइज करना चाहिए कि आइदर वो क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर रही है या नहीं। अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर रही तो आपको उस प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, और इस हद तक इम्प्रूव करना है कि कस्टमर की नीड्स के मुताबिक वो प्रोडक्ट को डेवलप कर सके। और यही मकसद होता है वॉइस ऑफ कस्टमर, यही मकसद होता है सिक्स सिग्मा का, कि आपकी जो प्रोसेस है उसको आप इम्प्रूव कर सको। इसके बाद वॉइस ऑफ कस्टमर के जो मेथड्स हैं उनको मैंने एक जगह पे यहाँ पे लिख के आपको बता दिया, जिसमें सर्वेज, इंटरव्यूज़, फोकस ग्रुप, सजेशंस और ऑब्जर्वेशन हैं। तो ये मेथड जो हैं ये प्रॉपर्ली आप यूज़ करते हुए किसी भी किस्म की आप रिक्वायरमेंट को, एम्बिगुअस को आप स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये मेथडोलॉजी जो यूज़ होती है ये बेसिकली है क्वालिटेटिव, ये क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी है कि आप कस्टमर से खुद लिंक आउट हों और उसकी बेसिस के ऊपर आप ये राय लें कि आप किस तरीके से, आपकी मार्केट किस तरीके से प्रेजेंट हो रही है। इसमें आप जो है फर्दर आप इसकी एग्जांपल मेरे पास एक ऐसी आती है कि अगर आपने किसी भी वॉइस ऑफ कस्टमर को रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करना है तो आपके पास वो कैसे कर सकते हैं आप। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो मैं कहता हूँ कि मुझे वही चीज़ चाहिए जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है। अब ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है कि उसकी नीड कस्टमर की क्या है कि मुझे वही चीज़ चाहिए जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है। तो मेरी और नीड क्या बनी कि ऑर्गेनाइजेशन की कि वही चीज़ डिलीवर करो जो उसने ऑर्डर की है, गलत चीज़ ना करो। और रिक्वायरमेंट क्या, एक्यूरेट चीज़ जो कस्टमर ने ऑर्डर की है उसी चीज़ को आप उस क्लाइंट तक पहुँचाएँ। इसके अलावा अगर मुझे लिखा हो साथ कि मैं ये कहूँ मुझे जो चीज़ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है वो मुझे 3 दिन में चाहिए, तो नीड क्या होगी कि हम जो प्रोडक्ट है वो 3 दिन के अंदर डिलीवर करें। तो ऑर्गेनाइजेशन को वो प्रोडक्ट 3 दिन में डिलीवर करनी है, तो रिक्वायरमेंट क्या आएगी, टाइम। इसी तरीके से आपकी फर्दर जो है वॉइस ऑफ कस्टमर्स को आप रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करते जाते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपकी बनती है। नॉर्मली हम इसे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की फील्ड में कहते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड देन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आपके पास एक्यूरेसी, टाइम, उसके अलावा आपके पास जो है प्रिसीजन, ये वगैरह सारी यूज़ हो रही होती हैं और यही आपकी लिंक होती हैं क्वालिटी के साथ। तो ये वीडियो जो है अभी यहीं तक होगी और आप कमेंट कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर कोई भी बात हो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के बारे में फ़ीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे फ़ीडबैक दें, आप मेरे कस्टमर हैं और मैं आपकी फ़ीडबैक को सुन के उसके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश करूँगा। अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं कि मैं इंग्लिश या उर्दू में ट्रांसलेट करूँ आपके लिए या कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर काम कर सकूँ। शुक्रिया।